नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो फाइनली आज का जो हमारा सेशन हमने रखा है वो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे हमने यहाँ पे रखा था। तो इससे पहले मैं बता दूँ कि मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे। तो उसमें मैंने कहा था कि अगर आप लोगों को डिमांड आती है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर तो मैं इससे रिलेटेड जो है वीडियो अपलोड करूँगा, ज़रूर करूँगा। तो उससे रिलेटेड मैंने देखा कि कई कमेंट्स आए हैं, कई व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं कि सर आप तैयारी कब करा रहे हैं। आप लोगों को पता भी होगा जिसने किया है, ठीक है। तो आप लोगों की डिमांड पे हम ये बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पे हम कराएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको अपने बारे में बता दूँ तो मेरा नाम बेसिकली अनुराग है, अनुराग यादव। तो मैं खुद एक बीएड का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक सिटी डिग्री कॉलेज है, सिटी लॉ कॉलेज के पास में, ठीक है। तो अफिलिएटेड उसी से पास में है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। आपको ये भी यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस वहाँ पर बीएलएड का कोर्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मेन कैंपस में अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे पेपर होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम का और उसके बेसिस पे आप सोचें कि मेन कैंपस में एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए चला जाऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे वो कराते नहीं है। तो उससे अफिलिएटेड कॉलेज जो कि 17 कॉलेज हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। 17 कॉलेज है जिसके बारे में मैं, अगर आप लोगों की डिमांड आती है तो उसके बारे में बताऊंगा। उसका एक स्पेशली मैं व्लॉग भी बना दूंगा क्योंकि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी अब मुझे 2 साल रहते हुए हो चुका है। मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। फर्स्ट ईयर मेरा इस बार पेपर था, तो मैं सेकेंड ईयर में आ चुका हूँ। तो मैंने ये खुद दिया एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसके बाद मेरे कई दोस्त वहाँ पर रहते हैं, जैसे सिटी डिग्री कॉलेज रजत डिग्री कॉलेज पे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ और भी कई कॉलेजेस हैं। तो वहाँ पे सारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के हर एक कॉलेज में लगभग एक दोस्त मेरे हैं, ठीक है। बोरा यूनिवर्सिटी। तो मैं इससे रिलेटेड भी ये बताऊँगा कि मेरा अच्छी रैंक थी, ठीक है। मेरा एक दोस्त था, उसकी सेकंड रैंक थी और मेरे सभी दोस्त थे तो उसमें मेरी 35 रैंक थी, ठीक है। मेरा एक दोस्त था शुभम शुक्ला करके, तो उसकी एक सेकंड रैंक थी और भी ऐसे कई दोस्त थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, तो हमने पूरा लखनऊ को पहली बार जाके घूमा। तो लखनऊ के माहौल को पहले चेक करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हमें सिटी कॉलेज क्यों लेना चाहिए। मैं आपको भी बताऊंगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि बोरा इंस्टीट्यूट ख़राब है या फिर कोई और कॉलेज ख़राब है। बोरा इंस्टीट्यूशन सबसे बेस्ट माना जाता है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। यदि आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, यदि आपको डिग्री के साथ साथ वो सभी आपको चाहते हैं कि मैं रेगुलर क्लास अटेंड करूं या फिर और भी तमाम प्रकार की चीज़ें जो कि आपको हर कोई नहीं बताता है, हमने वहाँ पे चेक किया जाके, तो हमें वो चीज़ें पता हैं, तो हम वहाँ पे ये चीज़ें बताएंगे। खैर इसके लिए हम एक अलग से वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसको मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने बोरा इंस्टीट्यूशन से या फिर अलग कोई कॉलेज क्यों नहीं चुना, सिटी कॉलेज क्यों चुना, या फिर मैं अगर दूसरा प्रेफरेंस होता तो मैं कौन सी भरा था, तो वो सब रिलेटेड मैं बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, पेपर कहाँ पे होता है, सेंटर कहाँ पे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, फैसिलिटी क्या है, वो अगर आपकी डिमांड आती है जैसे आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कहा है, तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊँगा। हालाँकि बरेली इंस्टीट्यूशंस में भी आपको बीएड कराती है, आपको पता होगा, और साथ ही साथ डीयू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी भी बीएड कराती है। तो वहाँ पर भी आपको, अगर देखिए बरेली यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये 2 यूनिवर्सिटी का जो पेपर का जो पैटर्न है वो सेम है, ठीक है। ये दोनों मैंने दिया है तो दोनों मुझे पता है, दोस्त ने भी दिया था, उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर आपको पता होना चाहिए कि वो ले लेते हैं। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न था, हम पहली बार हमें दे रहे थे, तो हमें भी इंटरनेट पे ऐसी कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं थी जहाँ से हमें ये पता चल सके कि हाँ यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो उसमें ज़्यादा हमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न के वजह से हम यहाँ पे तैयारी थोड़ा सा एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक हमने वहाँ पे परचेज़ कर ली थी, लेकिन उससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। बुक का हमें कोई भी फ़ायदा हमने देखा था, कुछ नहीं हुआ है। बेसिक चीज़ें वहाँ पर पूछी गई है, बहुत ज़्यादा हाइपर चीज़ें नहीं पूछी गई हैं। तो उन्हीं बेसिक चीज़ों को यहाँ पे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको पता होगा कि 25 क्वेश्चन करके 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर दिए जाते हैं, 1/4 माइनस मार्किंग होता है, यानी आप 4 गलत करते हैं तो आपका 1 गलत हो जाएगा, ठीक है। 1/3 या 1/4 आप एक बार देख लीजिएगा। खैर उसको जब हम वहाँ से अलग बताएंगे तो उसको देखेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप इसी के कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा। अगर जिस भी कमेंट को हम देखेंगे कि डिमांड ज़्यादा है या फिर कन्फ्यूजन्स है, तो उससे रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो बेसिकली मैंने जो पैटर्न समझा था, पैटर्न के हिसाब से 25 क्वेश्चन जीके के आते हैं, करंट अफेयर्स जिसमें होता है सभी मिला के। इसके बाद 25 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, ठीक है। इसी प्रकार से
100 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। 25-25 क्वेश्चन सब मिला के जीके जीएस करंट अफेयर्स मिला के सब क्या हो जाते हैं, 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। पैटर्न का लेवल जो होता है बहुत ही लो लेवल का होता है। हम कई बार क्या करते हैं कि कई बार बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेते हैं और बेसिक चीज़ें जो होती हैं, हम बेसिक नीड्स जो होती हैं उस परीक्षा की जो बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं वो हम वहाँ पे मिस कर देते हैं। मैं आपको बता दूं साथ ही साथ मैंने 2 बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। एक बार 12th के पास आउट होने के बाद मैंने तुरंत दिया था, तो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न था क्योंकि मुझे बीएलएड में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे बीएलएड में इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने एक बार दिया तो मेरी रैंकिंग अच्छी थी, तो मैंने काउंसलिंग नहीं करवाई थी पहली बार। तो दूसरी बार जब मैंने दिया, तो दूसरी बार जब हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तब जाके हमने काउंसलिंग वहाँ पे करवाई थी, ठीक है। इसके बीच मैं दूसरा कोर्स तैयारी कर रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहकर, ठीक है। आपको पता होगा कि मैं इलाहाबाद में भी रहता हूँ, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने यहाँ पे 11-12 प्लस इसके बाद 1 साल तैयारी की है। तो यहाँ पे मैंने 2-3 साल इलाहाबाद में गुजारा है और बेसिकली मैं 1-1.5 साल से यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में या फिर लखनऊ में रह रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ें मैं बतानी ज़रूरी थी क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पैटर्न पता है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें जो आपको जाननी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया। तो चलिए आज का जो हमारा सेशन है वो काफ़ी समय यहाँ पे हो चुका है, तो आप स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता दूं कि 25 क्वेश्चन जो जीके प्लस पूछा जाते हैं करंट अफेयर्स के, तो उसको पहले हम यहाँ पे देखेंगे, फिर 25 क्वेश्चंस मैथ के देखेंगे, 25 क्वेश्चन साथ ही साथ हम इंग्लिश के देखेंगे, साथ ही जो पैटर्न है उसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे बता दूं कि मुझे यहाँ पे पढ़ाने का कोई वो नहीं है, बस मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये बताऊँगा कि पैटर्न क्या है, पेपर पूछे जाने का तरीका क्या है, बेसिक चीज़ें कौन कौन से क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए थे 2 सालों में, उसको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर आपके पास एक बुक अवेलेबल हो जाए, अगर आपके पास बुक होती है तो ये बेनिफिट आपके लिए रहेगा, ठीक है। इससे थोड़ा सा पैटर्न हो जाता है, पता चल जाता है। लेकिन अगर बुक अवेलेबल नहीं है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा। हालांकि 20 मई तक जो है वो फॉर्म भरे जाते हैं, इसके बाद यहाँ पर पेपर भी होने चालू हो जाते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से, ड्यूरिंग लॉकडाउन की वजह से, इस वजह से जो पेपर हुए वो जो है वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो लॉकडाउन की वजह से हमें उसको ध्यान नहीं देना है, हमें पेपर पर अपने ध्यान देना, किस प्रकार से पैटर्न पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से पेपर आ रहा है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत के प्रमुख दर्रे, ठीक है। यहाँ पे हम जो छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें हैं सिर्फ उसी को कॉन्सेप्ट में क्लियर करेंगे, साथ ही साथ में जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन उसको देखने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रमुख दर्रों से पूछ लिया जाता है, नदियों से रिलेटेड पूछा जाता है। पिछली बार नारा एक दिया गया था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का, तो उससे पूछ लिया गया था। एक बार पूछ लिया 2018 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर में आया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसके द्वारा कहा गया था, ठीक है। उसमें कई प्रकार के ऑप्शन दे दिए थे कन्फ्यूज़न करने के लिए। तो ये बेसिक चीज़ें जो होती है, बेसिक नीड्स के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो दिए जाता है, ठीक है। तो यह चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना कि जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे अगर पूछ लिए जाते हैं तो हमें यहाँ पे मैं बता दूं कि ट्रिक के साथ याद करेंगे, क्योंकि हम याद तो करते हैं और थोड़ी दिन तक हमें याद रहते हैं। इसके बाद हमें क्या होता है, माइंड हमारा अगर उसको रिवाइज़ नहीं करता है तो हम क्या चीज़ें होते हैं, वो चीज़ें हम भूल जाते हैं, ज़्यादा देर तक हम उस चीज़ को रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो ट्रिक के माध्यम पे यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे हमें जो चीज़ें कॉन्सेप्चुअल है वो काफ़ी देर तक याद रहें। अगर आपको उसको PDF फाइल चाहिए होगा तो PDF फाइल में आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं डाल दूंगा। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप लोग हमसे टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सअप से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देखिए जो जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों के यहाँ पे बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास मैंने किया, इसलिए थोड़ा सा इंट्रो पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अगली बार मैं कोशिश करूँगा कि डायरेक्टली क्वेश्चन पे आऊँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा इस बार पहला वीडियो था, इससे रिलेटेड जो पहले 2 वीडियो थे उसमें मैंने इंट्रो नहीं दिया था, जिसमें इंट्रो देना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इंट्रो दिया है। तो चलिए देखते हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों की बात करें तो इसमें ट्रिक के माध्यम से अगर समझने का प्रयास करें तो ट्रिक क्या होगा, जो पीर का बाबू, ठीक है, जो पीर का बाबू। देखिए अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, इस ट्रिक से माध्यम से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो जैसे जो पीर का बाबू, अब इस ट्रिक में एक शब्द है, जैसे पीर आया है जो मुस्लिम के धर्मगुरुओं का कहा जाता है, अतः मुस्लिम बाहुल। जो जम्मू कश्मीर है वो क्या है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, इसलिए हम उसको याद करेंगे कि जो पीर का बाबू, ठीक है। पीर मतलब जो धर्मगुरु होते हैं मुस्लिम के, उसको पीर कहा जाता है। तो क्या होता है कि हम इसको जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों को इस प्रकार से याद करने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए, अतः जम्मू कश्मीर से है तो इसका अर्थ जो है जो मतलब जोजिला दर्रा,
ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में हम पढ़ते भी चलेंगे कि जो जिला दर्रा का जो निर्माण हुआ है वो सिंधु नदी के द्वारा होता है। क्वेश्चन इसमें घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं, इसके वहाँ पे ध्यान से देखेंगे। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए मैं उसको भी साथ साथ में बता चलूँगा कि 2018 में पूछे गए, 2017 में, उस प्रकार से, ठीक है। हालांकि अभी ज़्यादा देर तक इसको स्टार्ट हुए नहीं हुआ है, बीलेट का कोर्स अभी 2-3-4 साल हुए हैं, ठीक है। तो अभी 3 या 4 ही साल हुए हैं जो अभी स्टार्ट हुआ है। तो जो पीर का, देखिए हमने देखा जो पीर का बाबू देखा ना यहाँ पे, जो पीर का बाबू हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया है। तो पीर मतलब क्या होता है, मुस्लिम धर्म गुरुओं को कहा जाता है, जैसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। पीर मतलब क्या होता है, पीर पंजाल। आपको पता होगा कि पीर पंजाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है। और पीर का बाबू मतलब यहाँ पे काराकोरम, तीसरा हमारा जो है वो काराकोरम दर्रा है, जो कि लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कहाँ पे है, किसको कहते हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि पीर मतलब पीर पंजाल दर्रा, और काराकोरम जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, इसको आपको ध्यान रखना है। सबसे ऊंचा दर्रा भारत का कौन सा है, लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा जो है वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इसकी 5600 मीटर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन यहाँ पे लिख दिया गया तो आप लोग देखते रहिएगा। 5624 मीटर है, यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि बारालाचा, ठीक है। बाबू हमने देखा ना, बारालाचा दर्रा। तो बा मतलब बनिहाल, माफ़ कीजिएगा, बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। बनिहाल गढ़ले से बेसिकली जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है, और जवाहर सुरंग इसी में स्थित है, ठीक है। अगला है बुर्जिल दर्रा। तो बुर्जिल दर्रा जो है वो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है, ठीक है। श्रीनगर से गिलगित को जोड़ने का कार्य करती है। तो ये हमारा जो था वो जम्मू कश्मीर का था, हमने देख लिया है। इसमें से आपको जो है ये काराकोरम पूछा गया था, सबसे ऊंचा दर्रा, ठीक है। 2017 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। हालांकि आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड नहीं कराए जाते हैं, जो बेसिक पैटर्न होता है उसी के आधार पर, प्रीवियस ईयर के पेपर के आधार पर क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं। वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर है वो आपसे ले लिया जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने 2 साल दिया है, तो इसकी वजह से मुझे ये चीज़ें अनुभव है कि किस प्रकार से पैटर्न है, उसके पैटर्न को हमने समझने का प्रयास किया है। तो इसमें से आने के चांसेस हालांकि ज़्यादा हैं। हालांकि इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक 2019 के पेपर में इसमें दर्रों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। 2017-2018 में 2 पेपर आए थे। एक हमने बता दिया था कि सबसे ऊँचा वाला, और एक आपने यहाँ पर रखना है उत्तराखंड से रिलेटेड कोई दर्रा आया था, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, उत्तराखंड भी आ गया है। तो उत्तराखंड को यहाँ पर हम याद करेंगे नीलिमा, ठीक है। नीलिमा मतलब क्या होता है कि नील का मतलब क्या होता है, नीलकंठ जो कि भोलेनाथ से है, अर्थात उत्तराखंड में केदारनाथ, जिससे हम यह ट्रिक राज्य को याद कर सकते हैं, ठीक है। नीलिमा मतलब नीलकंठ, यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर है, क्या है, केदारनाथ, जिससे हम उत्तराखंड को याद कर सकते हैं। तो नीलिमा यहाँ पे बेसिकली नीलिमा 3 यहाँ पे शब्द हैं। 3 शब्दों को यहाँ पे हम अगर कंबाइन करके पढ़ने का प्रयास करें तो नी मतलब नीति दर्रा, और ली मतलब लिपुलेख दर्रा, और मा मतलब माना दर्रा, ठीक है। ये 3 दर्रे जो कि इम्पॉर्टेंट है। लिपुलेख दर्रा 2018 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, ठीक है। बीलेट के एंट्रेंस एग्जाम के 2018 पेपर में पूछा गया था कि लिपुलेख दर्रा कहाँ, किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। तो नीलिमा, आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, नीलिमा, नील मतलब नीलकंठ। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों की बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों को अगर ट्रिक से याद किया जाए तो हिरोशिमा बड़ा। अब इससे देखिए एक एक शब्द से समझने का प्रयास करेंगे। ही मतलब हिमाचल प्रदेश, रो मतलब रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है। शिमा मतलब हिरोशिमा मतलब शिव किला दर्रा, जो बेसिकली शिव किला के बारे में अगर बात किया जाए तो इसका निर्माण सतलज नदी से होता है, सतलज नदी से होता है, जो शिमला तक तिब्बत को जोड़ता है। हिरोशिमा बाड़ा, ठीक है, बड़ा लाचा दर्रा। तो ये चीज़ें अभी तक हमने पढ़ ली है। तो अगला हमारा जो है वो सिक्किम के प्रमुख दर्रों की बात करेंगे। यहाँ पे सिक्किम के प्रमुख दर्रों के यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक इसका जो है वो नाथूलाल सिक्किम जाएगा, ठीक है। सिक्किम यहाँ पे आ गया शब्द, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि नाथूलाल सिक्किम जाएगा। अब क्या है इसका जो ट्रिक बात करें तो ट्रिक क्या है इसका कि नाथूला मतलब नाथुला दर्रा, सिक्किम राज्य के दर्रे, जाएगा मतलब जैलेपला दर्रा, ठीक है। ये दो यहाँ पे हमने देखा कि नाथुलाल और जैलेपला दर्रा जो कि सिक्किम में स्थित है।
बेसिकली जो जैलेपला का निर्माण जो है वो तीस्ता नदी द्वारा होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको अगर घुमा फिरा के पूछता है तो क्वेश्चंस आपको आ जाने चाहिए। मणिपुर यहाँ पे दर्रे, हो सकता है इस बार उन दोनों से पूछा है तो इस बार सिक्किम से पूछ ले या फिर मणिपुर से पूछ ले। तो आपको चारों पांचों जो है बेसिक चीज़ें यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि कम कंटेंट रखूँ और जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उसी की बेसिस पे मैं सिर्फ यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा। मणिपुर का अगला दर्रा हमारा है, तो मणिपुर को अगर याद करने की कोशिश किया जाए तो ट्रिक है तुम। ठीक है, तुम क्या है, तू मतलब क्या होता है, तुज दर्रा। तुज दर्रा जो है वो मणिपुर में स्थित है। और दूसरा क्या है, मणिपुर राज्य, तुम। ठीक है, एक यहाँ पे दर्रे का जो महत्वपूर्ण है उसको यहाँ पे याद रखेंगे। अगला हमारा है कि अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों की बात किया जाए तो अरुण का दिया बुझा। अरुण का दिया बुझा, अरुण मतलब क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश का। साइलेंट यहाँ पे हम कर देंगे। दिया मतलब दीफू दर्रा और बुझा मतलब बोडमिला दर्रा। ठीक है, ये दीफू दर्रा और बोडमिला दर्रा ये दोनों दर्रे कहाँ पे हैं, अरुणाचल प्रदेश में। इसकी ट्रिक क्या है, अरुण का दिया बुझा। ठीक है, दिया मतलब दीफू, बोडमिला दर्रा। इससे आपको समझने में आसानी होगी। अब यहाँ पे बेसिकली नारे को देखेंगे, यहाँ पे दर्रों की समाप्त हो जाती है। जो बेसिक चीज़ें हैं उसको यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे। अगला हमारा है, इसमें से हर साल क्वेश्चन एक आते हैं, तो बेसिक जो चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ वहाँ पे हमने उसी चीज़ को यहाँ पे हमने शामिल किया है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको समझने में थोड़ा सा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, आप लोगों को पता भी होगा कई चीज़ें, तो डेफिनेटली इससे बाहर नहीं आते हैं। जो पैटर्न है, वो जो पूछे जाने का पैटर्न है वो सिर्फ यही पैटर्न है। ठीक है, इसी के बेसिस पे पूछे जाते हैं। प्रमुख वचन और नारे से संबंधित एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हर बार आते हैं। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा देखिए 2019 के पेपर में जो पूछा गया था, तो वो दो क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, एक जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था, यहाँ पे 2019 लिख देता हूँ। जय जवान जय किसान का प्रमुख वचन किसका है, तो लाल बहादुर शास्त्री का। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को देखिए, थोड़ा सा ये अतरंगी टाइप के थे, लाल बाल पाल आपको याद रखना है। तो ठीक है, मतलब एग्रेसिव टाइप के थे, तो इस वजह से हम इनको याद रख सकते हैं कि मारो फिरंगी को, मार धाड़ में ज़्यादा विश्वास रखते थे। तो मंगल पांडे जो थे वो इन्होंने नारा दिया था मारो फिरंगी को। आपसे पूछा जा सकता है कि नरम दल के नेता कौन थे या फिर गरम दल के नेता कौन थे, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2019 के पेपर में, आपको याद रखना है। ठीक है, लाल बाल पाल बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो ये तीन जो थे, लाल बहादुर शास्त्री, बिपिन चंद्र पाल तो और बिपिन चंद्र पाल, तो ये जो लाल बाल पाल थे, बाल गंगाधर तिलक, ये तीन चीज़ें आपको ये जो थे ये गरम दल के नेता थे। आपको इस रिलेटेड भी क्वेश्चन से आपको याद रखने हैं। और जय जगत का जो नारा दिया था वो विनोबा भावे, हालांकि अभी तक नहीं पूछा गया है, पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, कर मत दो। अब ये जो है कर मत दो, हालांकि पूछा तो नहीं गया है लेकिन पूछे जाने की संभावना है। तो कर मत दो जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नारा दिया था। वही बात करें संपूर्ण क्रांति को जो नारा दिया था वो दिया था जयप्रकाश नारायण में। विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था, श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने दिया था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वंदे मातरम, ये इससे रिलेटेड पूछे जाने की चांसेस जो है 100% है। तो वंदे मातरम को जो दिया था ये 2018 के पेपर में पूछा गया था कि वंदे मातरम ये किसका वाक्य है, वाक्यांश है या फिर किसके द्वारा नारा दिया गया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। जनगण मन आपको पता होगा। ठीक है, राष्ट्रगान जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। साम्राज्यवाद का नाश हो, हालांकि पूछा नहीं गया है, पूछे जाने के चांसेस है। भगत सिंह ने साम्राज्यवाद का नाश हो ये रिलेटेड नारा दिए थे। अगला हमारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये पूछा गया है 2018 के क्वेश्चन पेपर में। आपको समझ में याद रखना होना चाहिए। 2018 के पेपर में पूछा गया था कि बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पे पूछा गया था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका नारा है। तो उसमें यहाँ पे कई प्रकार के 4 प्रकार के क्वेश्चंस दे दिए गए थे ऑप्शंस में। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक आपको याद रखना है। इनकलाब जिंदाबाद, ये किसका नारा था, ये भी पूछा गया है 2019 के प्रश्न पत्र में। ठीक है, तो इस रिलेटेड यहाँ पे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भगत सिंह। दिल्ली चलो, हालांकि इससे अभी नहीं पूछे गए हैं। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। करो या मरो आपको पता होगा, ये पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि सभी को पता होता है। महात्मा गांधी। जय हिंद का जो नारा दिया था वो सुभाष चंद्र बोस, पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पूर्ण स्वराज का जो नारा दिया था वो दिए थे जवाहरलाल नेहरू। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान नारा किसने दिया था,
पूछे जाने के जो चांसेस है वो 100% है, हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान ये वाक्यांश बोला गया था। वेदों की ओर लौटो 100% पूछे जाने के चांसेस हैं। दयानंद सरस्वती, ठीक है, हालांकि पूछा नहीं गया है। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने इसका नारा दिया था। आराम हराम है जो है ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था। हे राम किसका जो वाक्यांश था वो था महात्मा गांधी का, ठीक है। भारत छोड़ो महात्मा गांधी का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसका नारा था? ये राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। अब सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किनके द्वारा दिया गया था? ये इकबाल के द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो, जो कि मैंने अभी बात किया था, 2019 के पेपर में पूछा गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा कब किसने दिया था? वो लाला लाजपत राय द्वारा 1926 में दिया गया था, जब साइमन कमीशन भारत आया था भारत के संविधान संबंधित जो है निर्माण करने प्रारूप लेके। हु लिव्स इफ़ इंडियाज़ डाइज, तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। हु लिव्स इफ़ इंडियाज़ डाइज। दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने सही हैं कहीं अच्छे हैं, ठीक है। दास्ता के हलवे की आज़ादी से सूखे चने कहीं अच्छे हैं, ये वाक्यांश जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बोला गया था। मेरे सिर पर, आपको पता होगा कि जब 1926 में जब लाला लाजपत राय मर गए थे तो क्या कहा था उन्होंने? मेरे सिर पर लाठी की एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन के कील की साबित होंगी, ठीक है। मेरे सिर पर लाठी की एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन के कील साबित होंगे, ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। भारतवर्ष को तलवार के बल से जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटानी, यहाँ पे देखिए ब्रिटेन है, ब्रिटेन के कब्जे में रखा जाएगा, ये लॉर्ड एल्गिन ने कहा था, ठीक है। देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये मदन लाल धिंगरा ने कहा था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने के चांसेस 100% है, ठीक है। जो मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ उसको आपको ध्यान रखना है। तो अगला जो हमारा टाइप का क्वेश्चंस है वो पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नदियों से संबंधित अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसको यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। तो पूछा गया कि भारत की सबसे बृहत्तम यानी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी, आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। गंगा नदी भारत के सबसे बड़ी नदियों में से आती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ठीक है, ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है? तो उसको अगर पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है, तो आपको जो ऑप्शन है वो है कावेरी, नर्मदा, ठीक है, कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र और गंगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना है, उद्गम नहीं है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र जो है वो आपको पता होगा कि चाइना के, ठीक है, उसमें उत्पन्न होती है। तो आपको यहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो उसको ध्यान से एक बार, ठीक है। बाकी सबका जो है गंगा जो है, नर्मदा, कावेरी, ये तीनों का उद्गम जो क्षेत्र है वो भारत में ही है। इस बार भी पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को जो है वो चाइना में किस नाम से जाना जाता है, या फिर बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये सब जो बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। अंतःस्थानीय अपवहन नदी का उदाहरण है। अंतःस्थानीय अपवहन नदी का कौन सी उदाहरण नदी है? माही, घग्गर, नर्मदा या फिर कृष्णा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो ऑप्शन बी है यानी घग्गर जो है वो अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। अगला हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? ठीक है, लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमने अभी क्वेश्चन कौन सा पूछा था? बृहत्तम, सबसे बड़ी नदी और सबसे लंबी नदी। बड़ी मतलब कि उसके वेट के अनुसार कौन सी सबसे बड़ी है? तो गंगा हमने देखा। लंबी मतलब उसके लेंथ के अनुसार, ठीक है। तो लेंथ के अनुसार कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गोदावरी, नर्मदा। देखिए गोदावरी इसमें दिया भी गया है, गोदावरी सही भी होगा। ऑप्शन ए जो हमारा है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जब से मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ तब से आप आंसर अगर सोच के रख रहे हैं तो डेफिनेटली आप अच्छी राह पे चल रहे हैं, आपका बड़े आराम से हो जाना है। और इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ कितना आता है? कट ऑफ कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचने लग जाते हैं कि कट ऑफ से रिलेटेड संबंधित बातें को हम बार बार वहीं पे सोचने लग जाते हैं कि कट ऑफ मेरा होगा कि नहीं, कट ऑफ कितना आता है। डेफिनेटली आपको इससे संबंधित जानकारी नहीं चाहिए।
अगर आप लोग ये चाहते हैं कि बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के भी अगर हमारा बीएलएड में क्या हो सकता है, तो उससे रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम, हालांकि आपको ये बातें अभी नहीं सोचनी है, अगर आप देने जा रहे हैं तो डेफिनेटली देने जाइए, अगर वो बात की बातें हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगते हैं, लेकिन उसको आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, अवॉइड करना है, वो चीज़ें आपको अभी मन में बिल्कुल नहीं लानी है, आपको अपने दम पे लेना है, वरना 15-20 हज़ार 30 हज़ार आपको बेफालतू के फिजूल के भरने होंगे, और कई बार बोरा जैसा यूनिवर्सिटी में आपको होता भी नहीं है, ठीक है। आपको यार इस चीज़ को ध्यान रखना है। एक आध दो यूनिवर्सिटी हैं जो कि आपको कर लेती हैं डेली बेसिस पर, अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो भी आपको हो जाता है। लेकिन तब क्या होता है कि अगर आपको वहाँ पे आपकी आदतों की वजह से वहाँ पे आपको मान लीजिए किसी कॉलेज से निकाल दिया जाता है, तो आप वहाँ पे ब्लेम नहीं कर सकते, क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे यूनिवर्सिटी से निकाला क्यों गया, ठीक है। लेकिन अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के जाते हैं तो आपको निकालना वहाँ पे यूनिवर्सिटी की थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि टीचर्स जो होते हैं वो भड़काने का काम करते हैं कि मैं आपको निकाल दूँगा अपने कॉलेज से, तो वो चीज़ें आपको नहीं झेलनी पड़ेंगी। हर कॉलेज यहाँ पे कई बार क्या होता है कि देखिए टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं बीएलएड के, लेकिन मैं जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का आपको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बिल्कुल नहीं सोचना है, जो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बिहार में बहने वाली नदी, देखिए यहाँ पे शोक नदी आपको पूछा जाता है कि बिहार की किस नदी को शोक नदी कहा जाता है, ठीक है। तो उसको आपको बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो ऑप्शन जो है आपका दिया गया है कोयल सोन, तो आपका जो सोन नदी है वो बिहार में बहने वाली नदियों में से अमरकंटक में स्थित है। और भारत में निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट 2018 में क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है, गंगा, गोदावरी, महानदी या फिर ताप्ती। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ताप्ती है वो डेल्टा नहीं बनाती है। अब डेल्टा बेसिकली होता क्या है कि जब वो कंकड़ पत्थर को बहा कर ले जाती है नदियाँ, तो एक जगह क्या होता है कि इकट्ठे हो जाती हैं, तो उसी को हम डेल्टा कहते हैं। गंगा नदी, गोदावरी और महानदी, ये तीनों नदियाँ जो है वो डेल्टे का निर्माण करती हैं। अगला हमारा 7वां नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? चंबल, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा नर्मदा जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है हमारा नदी में कि निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? अभी हमने पढ़ा है कावेरी, महानदी, गोदावरी या फिर ताप्ती, ठीक है। तो ताप्ती, अभी तक हमने देखा कावेरी, महानदी, गोदावरी, ये तीनों में मुहाने पर डेल्टा बनता है, जबकि ताप्ती नदी पर डेल्टा नहीं बनता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने के चांसेस, हालांकि पूछा तो नहीं गया है, लेकिन गोदावरी आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे भी अब जो बेसिक जो चीज़ें यहाँ पे देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसका PDF फाइल अगर आप लोग चाहते हैं तो PDF फाइल में प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे अगर आप लोग सोचते हैं कि क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बाद में आपको भी बोरिंग लगने लगेगी वो चीज़ें, तो यहाँ पे बोरिंग ना लगे, इस वजह से मैं यहाँ पे वो चीज़ें अवॉइड करूँगा। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल से या फिर सोमेश्वर पहाड़ी से। आपको पता होना चाहिए कि तिब्बत से जो है वो दामोदर नदी का उद्गम होता है, और माफ़ कीजिएगा छोटे नागपुर के पहाड़ से, तिब्बत तो चीन में चला गया है, छोटा नागपुर का जो पहाड़ है वो दामोदर नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, 2019 के प्रश्न पत्र पूछा गया है। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि 2019 के पेपर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो हिमालय के पार से निकलने वाली नदियों में से देखिए जो सिंधु नदी है वो हिमालय के पार से निकलती है, ये इंपॉर्टेंट था। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है कहाँ पर? तो आपको बताना है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो है एक गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, ठीक है। आपको इसे समझना चाहिए। मानस नदी की उपनदी कौन सी है? देखिए पूछे जाने के चांसेस है इसमें ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अगला हमारा जो है अमरकंटक की पहाड़ियों में से निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का स्रोत है? ठीक है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो स्रोत कौन कौन सा है? तो देखिए 1 2 4 यानी 1 2 और 4 यानी नर्मदा, महानदी और सोन नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अगला हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये पूछा गया था, थोड़ा सा इसमें अवॉइड कर रहे हैं क्वेश्चन को क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो निम्नलिखित में से सबसे अधिक पथ प्रवर्तित करने वाली नदी कौन सी है? आपको पता होना चाहिए कि कोसी नदी जो है
जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, वो जो है वो सबसे अधिक पथ परिवर्तित करती है। ठीक है, अगला हमारा कि हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाकी यही सब क्वेश्चंस थे, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी और भी क्वेरी चाहिए होगी तो डेफिनेटली आप लोग पूछेगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की क्वेरी का मैं आंसर दे सकूँ। इसकी PDF फाइल आपको अगर चाहते हैं तो PDF फाइल डेफिनेटली आपको व्हाट्सअप से प्रोवाइड करा दी जाएगी। व्हाट्सअप नंबर आपको पता होगा, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 63 93 62 13 44। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि कांटेक्ट करने का एक लिमिटेशंस होता है। अगर आप लोगों को हालांकि कोशिश करिएगा कि शाम को, ठीक है, 5 बजे से 8 बजे तक अगर आप लोग फ्री रहते हैं तो 5 बजे से 8 बजे तक, क्योंकि मैं उस टाइम में फ्री रहता हूँ, तो डेफिनेटली मैं आपको कर सकता हूँ। लेकिन आपको ज़रूरत हो तो ही, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर ही कॉल कीजिएगा, क्योंकि मोबाइल अधिकतर मेरे पास नहीं होता चार्जिंग पे या फिर किसी और वजह से दूर रहता है। तो अगर मेरे पास अगर ऐसी कोई क्वेरी आती है या फिर व्हाट्सअप पे आप मैसेज करिए, ठीक है, मैसेज सबसे बढ़िया होगा, तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। या फिर आप वीडियो पे मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, ठीक है। या फिर टेलीग्राम पे किसी पर भी कीजिए, लेकिन एक सीमित समय में, ठीक है। एक सीमित बार लगातार फ़ोन करेंगे तो डेफिनेटली मैं पिकअप नहीं कर पाऊँगा, तो वो चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो आप भी परेशान होंगे, हम भी परेशान होंगे, वो चीज़ें ध्यान पे रखिएगा। और अगर आपको बात करें इससे रिलेटेड लखनऊ यूनिवर्सिटी या फिर बरेली यूनिवर्सिटी में अगर आप सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आप दोनों यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया हैं, ठीक है। बरेली यूनिवर्सिटी, अगर आप सिर्फ डिग्री लेना चाहते हैं या फिर किसी और वजह से पढ़ना चाहते हैं, डेफिनेटली उससे रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो रोज़ की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब लगातार इस पर हम वीडियो डालेंगे। और साथ ही साथ में अगर कोई क्वेरी हो तो उससे रिलेटेड भी आपको जो है कमेंट्स बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।